वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 67 है और इसमें हम लोग मशीनरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए माइन, कुछ मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। जो मेन मशीनरी है वो कैसे डिसाइड होती है, इसको हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी माइन का जो प्लान हम बनाते हैं या योजना जो बनती है, सबसे पहले अगर हम उसकी जब जियोलॉजी 3 डायमेंशन में समझ लेते हैं, डिपॉजिट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कहां से हम उस चीज को अप्रोच करने वाले हैं। किस तरफ हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, किस तरफ हम डंप्स रखेंगे, कहां पर मिनरल का स्टैक रखेंगे, कहां पर वेस्ट डिस्पोज करेंगे, हमारे ऑफिसेस, वर्कशॉप्स, दूसरी तमाम बिल्डिंग्स कहां होगी। जनरली बहुत ज्यादा थिक सीम ना हो तो कैसे हम करते हैं डिसाइड अप्रोच के बारे में और बेंचेस के बारे में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बेंचेस कम होती है। जनरली फ्लैट डिपॉजिट्स में कोई ज्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन अगर डिपिंग डिपॉजिट हो तो हमें ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकेट करना होता है फुटवॉल साइड में, क्योंकि डेवलपमेंट सारा होना है हैंगवॉल साइड में। तो हमें सबसे पहले अप्रोच और जो ट्रांसपोर्ट रैंप्स हम बनाने वाले हैं उनकी लोकेशन बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में डिसाइड कर लेनी होती है। फिर हम ये भी डिसाइड करते हैं कि एट डिफरेंट स्टेजेस कितनी नंबर ऑफ बेंचेस रहेगी, ओवरबर्डन में कितनी ओवर में रहेगी, उनके पैरामीटर्स क्या होंगे, बेंच की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, स्लोप क्या होगा, उसके सारे डायमेंशंस कैसे रहेंगे, क्या ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के पैरामीटर्स होंगे, और मशीनरी की चॉइस हम कैसे करने वाले हैं वेस्ट और ओर के एक्सकवेशन और डिस्पोजल को लेकर। ये सारी चीजें हमारे माइन प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सारे फैक्टर्स को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जनरली मार्केट में कौन सी ड्रिल मशीन अवेलेबल है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें कौन सी मशीन खरीदने को अलाउ करती है, इसके आधार पर सबसे पहले हम ड्रिलिंग मशीन को डिसाइड करते हैं। और ड्रिलिंग मशीन की कैपेसिटी के अनुसार ही वो कितनी डेप्थ के होल एफिशिएंटली लगा सकती है, इसके आधार पर ही हम बेंच की हाइट को डिसाइड करते हैं। बेंच की हाइट जब एक बार डिसाइड हो जाए तो उसको एक मैचिंग डिगिंग हाइट वाला एक्सकावेटर या शॉवेल या लोडर, चाहे जो उसे कह लो, जो फ्रंट हो की शक्ल में हो सकता है, बैक हो की शक्ल में हो सकता है, उसे डिसाइड करना होता है। जितनी उसकी बकेट कैपेसिटी है उसी के अनुसार हमें मैचिंग डंपर की कैपेसिटी चूज करनी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड जरूर है, लेकिन बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को हमारी परिस्थिति को देखते हुए, हमारे डिपॉजिट का साइज देखते हुए, उसकी लाइफ देखते हुए, मार्केट कंडीशंस देखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि हमको कौन सी मशीन खरीदनी है और कौन सी मशीन हमको बहुत ही ऑप्टिमम रिजल्ट्स देगी। अगरचे यूनिफॉर्म डिपॉजिट है लाइमस्टोन जैसा, तो हम लोग ये प्रिफर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हायर बेंचेस हो, ताकि नंबर ऑफ बेंचेस कम रहे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ मशीनरी ना हो। अगर ग्रेड वेरिएशन हो रहा है, डिफरेंट ग्रेड के मटेरियल वहां पर अकर हो रहे हैं, तो जाहिर हमें नंबर ऑफ बेंचेस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम लोग ग्रेड कंट्रोल्ड प्रोडक्शन कर सके, अलग अलग ग्रेड को असेंबल करके या एसिमुलेट करके जो डिजायर्ड ग्रेड है वो हम अक्वायर कर सके। और सारे इन टेक्नो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स को पूरा
होलिस्टिकली डिसाइड करके हमारे लिए क्या बेस्ट सूटेड है, उसके अनुसार हम लोग मशीनरी की और तमाम पैरामीटर्स की भी चॉइस करते हैं। जो बेसिक मशीनरी होती है साइक्लिक ऑपरेशन में, साइक्लिक मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद में एक दूसरा ऑपरेशन रिपीट होता है और फिर तीसरा और फिर पहला, इस प्रकार से जब साइकिल चलता है तो उसे हम साइक्लिक ऑपरेशन कहते हैं, जो कि कंटिन्यूअस ऑपरेशन के बरखिलाफ है। फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग होती है, उसका उसे ब्लास्ट किया जाता है, फिर वहां पर लोडिंग की जाती है और उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। जब वो फेस क्लीन हो जाता है तो फिर से ड्रिलिंग की जाती है। इस ऑपरेशन को साइक्लिक ऑपरेशन कहते हैं। और यहां पर हमें ड्रिलिंग मशीन की जरूरत होती है, फिर हमें एक्सकावेटर की जरूरत होती है जिसे हम लोडर भी कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई डंपर या टिपर, इस प्रकार के अरेंजमेंट हमें करनी होती है साइक्लिक ऑपरेशन में। फिर इनके साथ साथ कुछ ऑक्सिलरी मशीनरी भी जरूरत होती है, जैसे कि स्क्रैपर्स है, डोजर्स है। जो ब्लास्टेड मटेरियल है उसको इकट्ठा करने के लिए एक जगह डोजर्स का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली किया जाता है। रिपर्स होते हैं, रॉक ब्रेकर्स होते हैं। कई बार सेकेंडरी ब्लास्टिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग रॉक ब्रेकर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडर्स होते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं, फ्रंट एंड लोडर होते हैं, एक्सप्लोसिव वैन होती है। ये तमाम बहुत सारी एंसिलरी इक्विपमेंट्स भी हमको इस्तेमाल में लेने होते हैं। जबकि कंटिन्यूअस माइनिंग ऑपरेशन जहां होता है वहां पर बकेट व्हील एक्सकावेटर जैसी कोई इक्विपमेंट काम में आते हैं और कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट भी उसके साथ होता है, तो कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम लोग यहां पर साइक्लिक ऑपरेशन को ही डिस्कस करेंगे। अब कुछ जो माइनिंग मशीनरी मार्केट में मिलती है उनके कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस पर शिफ्ट के डाटा है, और ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट पैरामीटर्स नहीं है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है डिपेंडिंग ऑन दी मेक ऑफ मशीन एंड रॉक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैकहैमर जो है 33-34 mm की डायमीटर का होल कर सकता है और एक 30 से 45-50 मीटर तक भी परफॉर्मेंस एक शिफ्ट में उसका रहता है। वैगन ड्रिल जो होता है, जो 3 पहियों की गाड़ी होती है, जनरली 100 mm के या 80 mm के होल इससे लगाए जाते हैं और इसका भी 25 से लेके 40 मीटर तक पर शिफ्ट परफॉर्मेंस होता है। फिर ड्रिल्स होते हैं टॉप हैमर वाले, ये कुछ डाटा मैंने दिया एटलस कोपको के है, अलग अलग मॉडल्स है, तो 15 से 20 मीटर, 25 से 30 मीटर डिपेंडिंग ऑन देयर मेक। फिर डीटीएच होते हैं डाउन द होल ड्रिल्स। इन ड्रिल्स को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसमें भी अलग अलग होल डायमीटर की अवेलेबिलिटी है मार्केट में। इंडरसोल रैंग वगैरह आईआर जो लिखा हुआ है, तो इंडरसोल रैंड कंपनी के है और भी बहुत सी कंपनी आई है। तो ये भी कोई 30-35 मीटर पर आवर के हिसाब से ड्रिल करते हैं। ये एयर कंजम्पशन होता है फ्री एयर का। फ्री एयर यानी एटमॉस्फेरिक एयर जिस प्रेशर पर है। तो जैक हमर में 3 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ फ्री एयर कंज्यूम होती है, तो वैगन ड्रिल में 6 क्यूबिक मीटर। लार्ज डाया ड्रिल्स जो होते हैं उसमें 10 क्यूबिक मीटर से 15 क्यूबिक मीटर तक भी होती है डिपेंडिंग ऑन दी होल साइज। लोडर्स जो होते हैं यानी कि शॉवल्स जो होते हैं, वो रोप शॉवल की कैपेसिटी यहां दी है 1.9 की दी है, 4.6 की दी है मीटर क्यूब की। हाइड्रोलिक शॉवल्स जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ये 2.3 से लेकर 10 क्यूबिक मीटर तक के भी हाइड्रोलिक शॉवल इस्तेमाल होते हैं और इनकी पर शिफ्ट ये कैपेसिटी दी है। 750 से रेंज कर रहे हैं तो 10,000 टन पर शिफ्ट तक के एक शॉवल मटेरियल हैंडल कर सकता है, जो आप इस टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद डंपर्स डिपेंडिंग ऑन द हॉल डिस्टेंस
और उसकी जो शिफ्ट पर शिफ्ट कैपेसिटी होती है वो 25 टन का अगर डंपर है तो 1.5 क्यूबिक मीटर का हॉल डिस्टेंस है टू एंड फ्रो, तो 400 टन एक शिफ्ट के अंदर हैंडल कर सकता है। और इस प्रकार से ये डिस्टेंस के अनुसार और उनकी टन्स कैपेसिटी के अनुसार यहाँ 400 से लेकर 2000 टन पर शिफ्ट तक के भी डंपर हैंडल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी और हॉल डिस्टेंस। हॉल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता है, मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक के हॉल डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसी कोशिश की जाती है। फिर पाउडर फैक्टर्स जो होते हैं वो टनेज ऑफ रॉक ब्रोकन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि आयरन ओर में 4 से 6 टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव जैकहैमर की अगर ड्रिलिंग हो रही है तो, और डीप होल में जाहिर है ये ज्यादा मिलता है 5 से 8, लाइमस्टोन में और ज्यादा आंकड़े हैं। तो ये इस प्रकार से हमको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कुछ मशीन के यहां पर दिए हुए हैं। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें समझने की जरूरत है। मशीन परफॉर्मेंस के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी को जानने का यहां पर बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी मशीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस जब हम कहते हैं तो दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू जॉब मैनेजमेंट एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय मशीन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, which is again equal to availability efficiency multiplied by utilization efficiency multiplied by operating efficiency। तो जॉब मैनेजमेंट एफिशिएंसी से तात्पर्य यह है कि हाउ बेस्ट वी आर मैनेजिंग आवर जॉब। जहां तक मशीन के डिप्लॉयमेंट का सवाल है, मशीन के अपकीपमेंट का सवाल है, मशीन के मेंटेनेंस का सवाल है, उसको रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं वो कितने एफिशिएंटली हैंडल किए जा रहे हैं, उसको हम जॉब एफिशिएंसी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए माइन में जितनी इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं ये बहुत ही कॉस्टली होती है, करोड़ में इनकी कीमत होती है, तो इसकी पर आवर ओनिंग कॉस्ट बहुत तगड़ी होती है। हर घंटे इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, हर घंटे जो लोन लिया है उसके ऊपर ब्याज देना होता है, तो इनकी ओनिंग कॉस्ट बहुत तगड़ी होती है। और अगर ये मशीनें, चाहे वो लोडर हो, चाहे डंपर हो, चाहे ड्रिल हो, कोई भी मशीन हो, अगर वो आइडल रहती है, अगर वो कुछ देर के लिए बेकार पड़ी रहती है अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस आवर्स, तो एक बहुत बड़ा हर्जाना कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। जॉब मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी का मतलब यह है कि कितनी बेहतर तरीके से हम मशीनों को डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और उनका मेंटेनेंस कर रहे हैं। और यह डिपेंड करता है कितना अच्छा और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिकल के लोगों के बीच में और माइनिंग के लोगों के बीच में है। और दोनों का एक ही एम होना चाहिए कि आइडल आवर्स फॉर एवरी मशीन वो कम से कम रहे, उसको कर्टेल करें। तो टाइमली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटर्स हो, प्रॉपर टाइम एंड मोशन स्टडी की जाए हर इक्विपमेंट की, और इस प्रकार से मैचिंग फ्लीट ऑफ डंपर्स या दूसरी मशीनें एक एक लोडर के साथ अटैच की जाए कि ना तो लोडर खाली रहे आपका, ना ही डंपर को अननेसेसरीली वेट करना पड़े। शॉवेल डंपर का कॉम्बिनेशन हमारे देश में आज भी बहुत पॉपुलर है और नंबर ऑफ डंपर्स इस ढंग से डिप्लॉय किए जाते हैं हर एक शॉवेल के साथ कि डंपर और शॉवेल किसी के अंदर भी आइडल टाइम नहीं रहे। जनरली कोशिश की जाती है कि 5 से 6 पासेस में, यानी 5-6 बकेट अगर शॉवेल लोडर में डंपर में डालता है तो डंपर फुल हो जाना चाहिए। यहां देखिए कि जो ब्लास्टेड मटेरियल है, एक बार ब्लास्ट होने के बाद में वो मटेरियल इतना जनरेट होना चाहिए कि कम से कम 1 सप्ताह तक वो मटेरियल उस लोडर को या उस एक्सकावेटर को अवेलेबल रहे, ताकि उसको बार बार शिफ्टिंग नहीं करना पड़े। क्योंकि इतनी बड़ी एक क्रॉलर चेन माउंटेड मशीन है, अगर उसको हम बार बार शिफ्ट करेंगे तो उसका वो आइडल आवर्स या अनप्रोडक्टिव आवर्स जो है वो बढ़ जाएंगे।
तो जॉब मैनेजमेंट एफिशिएंसी कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एफिशिएंसी, यानी कितने बेहतर तरीके से आपने मशीनों को अवेलेबल फॉर ऑपरेशन रखा है, और यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, कैसे बेस्ट आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, यूज में ला रहे हो अवेलेबल आवर्स में से। तो यहां पे कुछ 3 एफिशिएंसीज को हम डिस्कस करते हैं। अवेलेबिलिटी एफिशिएंसी या फिर अवेलेबिलिटी फैक्टर, ये वो है आवर्स फॉर विच मशीन इज फिट टू वर्क इन ए शिफ्ट, यानी एक शिफ्ट के अंदर कितनी देर के लिए मशीन फिट है काम करने के लिए, और वो डिपेंड करता है मशीन की एज के ऊपर, क्योंकि मशीन जितनी बूढ़ी होती जाएगी उसकी अवेलेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, और कितना आपने उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, मेंटेनेंस कितना अच्छा है। अगर हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी फैक्टर किसी मशीन का, किसी लोडर का 75% है, 75% है, इसका मतलब है कि 75% समय के लिए वो एक शिफ्ट के अंदर अवेलेबल फॉर वर्क है। यानी 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो 6 घंटे तक वो अवेलेबल है, बाकी 2 घंटे उसके या तो ब्रेकडाउन में जा रहे हैं या मेंटेनेंस में जा रहे हैं। तो मशीन अवेलेबिलिटी आवर्स जो है वो शिफ्ट आवर्स माइनस मेंटेनेंस आवर्स माइनस ब्रेकडाउन आवर्स, क्योंकि मेंटेनेंस के आवर्स और ब्रेकडाउन के आवर्स वो आवर है जहां पर मशीन हमको अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी एफिशिएंसी इज इक्वल टू अवेलेबल आवर्स डिवाइडेड बाय शिफ्ट आवर्स। यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी वो होती है कि मशीन तो फिट है, हमारे को अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कितना समय तक, कितना हिस्सा, कितना रेशो, कितने समय तक आप उसको काम में ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि 75% यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी है, इसका मतलब 6 घंटे जो वो मशीन हमारे को काम के लिए फिट है, उसमें से हम सिर्फ 4.5 घंटे ही उसका काम ले रहे हैं, यानी 1.5 घंटा उससे हम काम ही नहीं ले रहे हैं। तो आवर्स फॉर विच इट इज पुट टू वर्क आउट ऑफ अवेलेबल आवर्स, जो अवेलेबल आवर्स है उसमें से हम कितने समय के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर रिलीविंग ऑपरेटर समय पे नहीं आता है, या ऑपरेटर जो चला रहा है वो उसको कंटिन्यूसली नहीं चला रहा है, बीच बीच में रोक दे रहा है, किसी काम में निकल जा रहा है, तो उतने उसके आइडल आवर्स बढ़ जाएंगे। तो ये सारी दोनों चीजें जो है, अवेलेबिलिटी एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, ये आपकी जॉब मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हाउ बेस्ट यू आर मैनेजिंग द जॉब, कितने अच्छे से आप उसको मैनेज कर रहे हो। तो यूटिलाइजेशन आवर्स इज इक्वल टू अवेलेबल आवर्स माइनस आइडल आवर्स। तो यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी हो गई यूटिलाइजेशन आवर डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। उसके बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देखिए हर मशीन जो आती है उसका एक स्टैंडर्ड साइकिल टाइम उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बताती है, और वो बताती है आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशंस में। जैसे हम कोई स्कूटर लेते हैं या कार लेते हैं, उसका भी एफिशिएंसी बताते हैं कि ये 20 किलोमीटर का एवरेज देती है। इसका मतलब इस किस्म के स्टैंडर्ड रोड कंडीशन में इस प्रकार से पूरे एफिशिएंटली चलाया जाए तो इसका इतना परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन अगर नई भी मोटर कार हो तो भी हमको वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है तो मशीन जो है वो उसकी वर्किंग या ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है, उसकी काम करने की क्षमता जो है वो खोते जाती है। तो उसका जो स्टैंडर्ड या स्टिपुलेटेड परफॉर्मेंस का वक्त दिया है उसके अनुसार वो नहीं रह पाता है। या अगर आपका ऑपरेटर स्किल्ड नहीं है या वो ठीक काम नहीं करना जानता है, नहीं करता है, तो भी मशीन की एफिशिएंसी डाउन हो जाती। तो किसी भी मशीन का किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जितना समय निर्धारित करती है कोई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताती है, उससे ज्यादा समय हमको उस काम को करने में लगता है। अगर किसी ने कहा कि भाई एक पास इसको डालने के लिए 30 सेकंड लगता है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है।
जनरली होता यह है कि उस 30 की बजाय हमको काम करने में एक्चुअली 40-50 सेकंड भी लग सकते हैं। तो जब भी हम साइकिल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, और साइकिल टाइम जो भी है उससे हमको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्चुअल साइकिल टाइम जो उस माइन में आ रहा है उसका पता लगता है। अगर हमने एक्चुअल साइकिल टाइम माइन के अंदर ही देख लिया टाइम एंड मोशन स्टडी करके, तो हमें फिर ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर वो लगाने के बाद भी वही चीज पता पड़ती है। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो होती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पर आवर। अगर हम कह रहे हैं कि 82% किसी ड्रिल की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, इसका मतलब अगर उसकी ड्रिलिंग कैपेसिटी 5 मीटर पर आवर है तो वो हमें सिर्फ 82% यानी 4.1 मीटर पर आवर इतनी ड्रिल करके दे रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन में वो 5 मीटर करता, लेकिन हमारी मशीन और हमारे ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको सिर्फ 4.1 मीटर पर आवर का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहां पर ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काम में आती है। उसी प्रकार स्टैंडर्ड साइकिल टाइम अगर किसी शॉवेल का 30 सेकंड है कि भाई एक साइकिल करने में जो क्राउडिंग करता है वहां से लेकर के वो पास डाल के नेक्स्ट टाइम जब वो क्राउड करता है मग के अंदर, उसमें 30 सेकंड का वक्फा लगता है। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर 82% ही है तो उसे 36.5 सेकंड लगेंगे, ज्यादा समय लगेगा। तो ये कंडीशन ऑफ शॉवेल और परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटर दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ये होती है जो हमें पता करने देती है कि हम कितना उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कितनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर वो काम कर रहा है, और हमारी अवेलेबिलिटी भी कितना है। इसलिए ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। जैसे हमने ऊपर के देखा उदाहरण में कि अगर 75% अवेलेबिलिटी है उसकी, 75% ही यूटिलाइजेशन है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी 82% है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमको 46% मिलेगी, जैसे कि ये प्रोडक्ट करने से मिल रहा है। तो यहां पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 68 में भी। पहले भी मैंने अपील की थी आपसे कि एक बेसिक इंग्लिश बाय शरद सबकाल नाम से चैनल खोला है मैंने। हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको आसान अंग्रेजी सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन के लिए ये काम आएगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इसे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।